हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 9 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल की तरफ से फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चंस का रियल डेटा के साथ सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में भी जितने क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में करवाया जाएगा। सो गाइज, अगर आपने आज के मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मैच कर लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी प्रीवियस एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों आपके लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे आगे आने वाले पेपर में जो कि पिछले शिफ्ट से ही रिपीट हुए होंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके शिफ्ट में इसी शिफ्ट से पूछ लिए भी जाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.in पर अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है या फिर कोई क्वेश्चन याद हो आज के शिफ्ट का तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है ना वो आपके निचले राज्यों में सीमित है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और नृत्य का नाम यक्षगान दिया गया था। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नाटक। यह जो यक्षगान नृत्य है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बाकी आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से कुछ नॉर्थ वाले स्टेट भी थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, वो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जा रहे थे और जो राइट आंसर निकल कर आ रहा था इस क्वेश्चन का वो आपका था कर्नाटक। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या होगी। दोस्तों 2022 का जो हंगर इंडेक्स जारी किया गया था इसमें इंडिया की रैंकिंग 40 थी और कितने कंट्री के बीच में, तो टोटल 132 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें से भारत का रैंक 40वां था। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेज विद एल्टीट्यूड। साइंस का क्वेश्चन था कि जब हम ऊंचाई की ओर ऊपर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, यानी कि अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो आपकी जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके घटने लगेगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन हिस्ट्री का। यह क्वेश्चन था दोस्तों कि गांधी जी ने किसानों को लेकर कौन सा आंदोलन किया था। अब मुझे क्वेश्चन तो मिल गया था लेकिन ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे वो मुझे पता नहीं था, इसलिए गांधी जी का जो दो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है किसानों को लेकर उसमें से एक था चंपारण सत्याग्रह और दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और कहाँ में हुआ था, तो यह आपके बिहार जिले में किया गया था, चंपारण जिले में, बिहार राज्य के चंपारण जिले में। और सेकंड था खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपके अहमदाबाद में किया गया था। इसमें से दोस्तों आपकी जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई थी यहाँ पर बिहार में गांधी जी को निमंत्रित किया था श्री राजकुमार शुक्ल ने। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे आपके इन टॉपिक से रिलेटेड। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह जो क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी का किसानों को लेकर आंदोलन, इसमें से आपका करेक्ट आंसर चंपारण था या फिर खेड़ा दिया गया था। और ये दोनों आंदोलन हुए थे किस लिए दोस्तों, तो चंपारण आंदोलन यह हुआ था आपका नील की खेती के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था यह मुख्यतः इसलिए हुआ था क्योंकि 1918 में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था अहमदाबाद में और वहां पर के किसानों ने यह मांग रखी कि हमारे सारे कर्ज को माफ कर दिया जाए। इसी को लेकर गांधी जी ने किसानों की तरफ से आंदोलन किया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने राज्यों में आयोजित हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर आया था। तो दोस्तों यह आपकी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के साथ साथ 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपके मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और टोटल 8 शहर हो गए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। हाल ही में फिर से रिपोर्ट आई है जिसमें कंटिन्यूअसली तीसरे साल इंदौर जो है वो भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर। अब दोस्तों इसमें भी अंडर 17 होता है, अंडर 20 होता है, तो मैंने यहाँ पर अंडर 17 का विनर लिस्ट रख रखा है। अगर अंडर 20 पूछा गया होगा तब आपका राइट आंसर कुछ और दिया गया होगा ऑप्शन में, लेकिन अगर 2022
महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में अंडर 17 की विनर पूछी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। फिर इसके बाद एक आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में विंडो को क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एमएस एक्सेल में किसी एक खास वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हो तब आपको शॉर्टकट की यूज करना होगा कंट्रोल प्लस F4। यहाँ पर एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है, F4 की जगह DE हो गया है, इसे आप लोग सुधार लेना। अब करेंट वर्कबुक कहने का मतलब क्या है, मान लो यह आपका एमएस एक्सेल ओपन है, ऊपर में आपकी सारी मेनू हो गई, यहाँ पर कुछ सेल बने होते हैं, ठीक है, तो इसी सेल को क्लोज करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा एमएस एक्सेल ही क्लोज हो जाए तब आपको अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का यूज करना होगा और इसी शॉर्टकट की को यूज करके आप कंप्यूटर के किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हो, चाहे यहाँ पर एमएस एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, विंडोज एक्सप्लोरर वगैरह हो, कुछ भी आपने ओपन कर रखा है, अगर आप अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की को यूज करोगे तो वो विंडोज ऑटोमेटिक वहीं पर क्लोज हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का ही एक और, एक्चुअली में कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूरे अच्छे से बता नहीं पाया लेकिन उनको राइट आंसर याद था और क्वेश्चन के कुछ कुछ टर्म्स याद थे। तो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो तो इसको मॉड्यूल को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का रिपीटर। रिपीटर का मतलब क्या है, मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी यहां तक पहुंच रही है, यहां पर अगर आपने रिपीटर लगा दिया तो फिर फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ेगी, फिर यहां पर एक रिपीटर लगाया तो फिर फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ेगी। तो यही काम आपका होता है रिपीटर का। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाने के लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि जो आपके ट्रोपोस्फेयर है यानी कि जो क्षोभ मंडल है उसकी हाइट क्या होती है। दोस्तों ट्रोपोस्फेयर का हाइट होता है 6 से लेकर 20 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है और ऊपर लगभग इसका एवरेज हाइट 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक का होता है। यहाँ पर दोस्तों बात करता हूं ट्रोपोस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक की, तो यह जो आपका ही है वो हाई डेंसिटी वाली होती है, यानी कि दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, एयर प्रेशर भी सबसे ज्यादा इसी में होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमारा एयर का प्रेशर घटते जाएगा, यानी कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर पर रहेंगे तो बाकी जितने भी आपके स्फीयर हैं उन सभी से इसका एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसके बाद आपकी जो एटमॉस्फेरिक मास है वो टोटल 75% होती है टोटल एटमॉस्फेरिक मास का। इसके अलावा नियरली ऑल वाटर वेपर, जितने भी आपके वाटर वेपर है वो यहीं पर रहते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है तो है वो 62 से लेकर -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। तो ये था दोस्तों आपका ट्रोपोस्फेयर का हाइट और इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है यह दिया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ऐसा क्यों दिया गया था, तो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हो, इसीलिए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूएस ओपन 2022 विनर। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं मेंस सिंगल टाइटल की तो इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, और अगर मैं बात करूं वुमेन्स सिंगल टाइटल की तो इनका नाम है ईगा स्विएटेक। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। दोस्तों न्यूट्रॉन खोजा गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। इसके अलावा हो सकता है कि आगे आने वाले चैप्टर में पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन खोजा गया दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन खोजा गया रदरफोर्ड के द्वारा। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव एनर्जी है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो संविधान है वो कनाडा से लिया गया है या फिर आपके संविधान के खास कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे दिया गया होगा और पूछा यह गया होगा कि यह जो संविधान है वो किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर कनाडा से जितने भी चीजें ली गई हैं उन सारी चीजों का लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले देखो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यह लिया गया कनाडा से। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं वो सारे लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पहले से भी आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक था और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
तो आज एक क्वेश्चन आया है और आप 100% कंफर्म मानकर चलो कि आगे आने वाले शिफ्टों में भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे यहाँ पर लिख रखे हैं और आपको कंप्लीट भी करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विनर कंट्री रह चुका है अर्जेंटीना, रनर अप रह चुका है फ्रांस। इसके अलावा इससे पहले भी एक दो एग्जाम में थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बारे में पूछ लिया गया था। तो तीसरे पोजीशन पर क्रोएशिया देश है दोस्तों और चौथे पोजीशन पर मोरक्को देश आता है। इसके बाद गोल्डन बूट का अवार्ड क्योलन मॉन्सर को मिला था एंड गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनल मेसी को मिला था। यहाँ पर थोड़ी सी नेम मिसटाइप हो गया है, इसे मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। जैसे देखिए, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? लियन मबापे को, जो कि फ्रांस के हैं और इन्होंने टोटल 8 गोल्स किए थे। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और 7 गोल इन्होंने किया था। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज का, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड का खिताब मिला है इंजो फर्नांडिज को। इसके अलावा फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड देश को। सिल्वर बूट अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। ब्रोंज बूट अवार्ड मिला है ओलिवियर गेरोड को। सिल्वर बॉल अवार्ड मिला है किलियन मबापे को एंड ब्रोंज बॉल अवार्ड मिला है लूका मेड्रिक को। तो ये था दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था ध्यानचंद अवार्ड 2022। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यानचंद अवार्ड 2022 बहुत सारे लोगों को दिया गया है। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया था यह आप बताओगे तभी मैं कंफर्म बता पाऊंगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जैसा कि कैंडिडेट ने बताया है वह पूछा गया था दोस्तों प्लांट किंगडम से रिलेटेड। कुछ आपके प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। इसके अलावा एक आपका पर्वत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेट के नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि यह पर्वत आपके किस स्टेट में हैं। तो ये थे आपके टोटल जीके के क्वेश्चंस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखिए, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस का एंटोनिम आपको बताना है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों केयरलेस, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब होता है देखभाल करना, केयरलेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका हो जाएगा स्लोपी। फिर एक और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉन्डर का एंटोनिम क्या हो जाएगा। दोस्तों पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना किसी भी चीजों पर। तो इसके अगर मैं अपोजिट वर्ड की बात करूं तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा रिजेक्ट। फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा एबंडन, यानी कि खारिज कर देना। इसके बाद एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। यह किसका आया था? तो मिसोगेनिस्ट का आया था। मिसोगेनिस्ट का वन वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो द पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगेनिस्ट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो औरत से नफरत करता हो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं मिसोगेनिस्ट का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ डेट दे दिया गया था कि इस दिन अगर आपका मान लो कि दे दिया गया आज के बारे में कि आज अगर आपका सोमवार है तो 30 फरवरी 1994 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया गया था कि 29 फरवरी 1994 को कौन सा दिन आएगा। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन आपके कैलेंडर के आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देना है तो जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, चाहे इस बार का सीपीओ और सीजीएल का एग्जाम हो या फिर आज ही आपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में देख लिया। क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? तो आपको एक डेट दे देगा कि इस डेट में यह वार पड़ता है, तो आपको बताना है कि 1955 में 12 जनवरी को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं अगर आप इसका ट्रिक सीख लोगे तो। इसके अलावा दोस्तों एक आपका मैथ का क्वेश्चन आया था जिसमें प्रिंसिपल दे दिया गया था 1000 रुपया, रेट दे दिया गया था 10%, टाइम दे दिया गया था 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यह कैंडिडेट ने एग्जैक्टली मुझे बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 3 तरह के बने होंगे, या तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा 2 सालों का। तो एसआई निकालना होगा तब तो आप PRTY 100 कर देते, आपका सिंपल सा आंसर निकल कर आ जाता कितना, 100 कैंसिल होगा तो 10 100 200 रुपये आपका आंसर आ जाता एसआई में। सीआई भी आप निकाल सकते थे। दोनों का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है इस चीज को समझो। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है तो दोस्तों 100 का स्क्वायर, ठीक है, इसी का आपका डिफरेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया गया था, रेट दिया गया था, आपको यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर देना था तो आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी निकल कर चला आता। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये थे आपके ओवरऑल पेपर। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो सबसे पहले जीके की बात कर लेता हूं। जीके में दोस्तों यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे ना वो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन बनाने लायक थे। अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट रखे हैं एक्यूरेसी के साथ में
तब आपका बिल्कुल आइडियल अटेम्प्ट है जीके में। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग आपको काफ़ी इजी देखने को मिला है। जैसा एज यूजुअल आपके प्री एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पर 20 से लेकर 22 तक कैंडिडेट के अटेम्प्ट हो पा रहे थे। फिर इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन लेंदी आए थे एडवांस मैथ्स के। इसके अलावा जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ईजी लेवल के आए थे। तो मैथ्स में भी अगर आपने 16 से लेकर 18 क्वेश्चन बना रखे हैं तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट हैं आपके। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके 18 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। सो गाइस, आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपने मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप अपना पेपर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। 9430042848 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन को मैसेज करना जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है। मैं आप सभी के मैसेज पढ़ने के बाद पूरे मैसेज को एक जगह कलेक्ट करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे उन कैंडिडेट को भी फायदा होगा जिनका आज के पेपर में एग्जाम होगा, प्लस आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उन्हें भी इससे फायदा मिलने वाला है। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।